हेलो एंड वेलकम बैक। बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा सेकेंड पार्ट है। सेक्शन 24 एंड 25 हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड इन अनदर वीडियो। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं उसे। नाउ वी हियर इन दिस वीडियो वील डील विद सेक्शन 18 ऑफ हामा and section 125 of CRPC, and we'll also see some recent and landmark case laws. Now let's move forward without wasting our time. अब आप देखिए सेक्शन 18 क्या बोलता है। सेक्शन 18 provides that a Hindu wife, whether married before or after the commencement of the act, तो ये 1956 एक्ट की कमेंसमेंट के बाद शादी हुई हो या पहले शादी हुई हो, दोनों ही वाइफ्स को इंटाइटल्ड है, दोनों ही वाइफ्स मेंटेन होंगी, है ना। और हस्बैंड मेंटेन करेगा। हस्बैंड क्यों मेंटेन करेगा? बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ मैट्रिमनी, because of the relation subsisting between the husband is under a legal obligation to maintain the wife. और कब तक मेंटेन करेगा वो अपनी वाइफ को? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। तो जनरल रूल क्या है कि वाइफ हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है, बट शी इज नॉट इंटाइटल्ड टू सेपरेट रेसिडेंस। वो अलग नहीं रह सकती हस्बैंड से। ये जनरल रूल है कि मेंटेनेंस क्लेम करना है तो लिव विद द हस्बैंड, बट 18 क्लॉज 2 में कुछ ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं जो सर्कमस्टांस जस्टिफाई करते हैं कि वाइफ अलग भी रहे, मतलब सेपरेट रेसिडेंस भी क्लेम करे, साथ ही साथ मेंटेनेंस की राइट भी ले सके। ओके, अब देखो हम देखते हैं कि वाइफ कब अलग रह सकती है और मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। सो द फर्स्ट सिचुएशन इज डेजर्शन बाय हस्बैंड। सो वाइफ कैन क्लेम सेपरेट रेसिडेंस ऑन द ग्राउंड इफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर प्रूव्ड। डेजर्शन का मतलब क्या होता है? दैट द हस्बैंड हैज अबैंडन्ड हर, हस्बैंड उसे छोड़ के चला गया है। देखो, डेजर्शन का मतलब बस ये नहीं होता है कि वो फिजिकली उसे छोड़कर जा रहा है। अगर वो उसके साथ भी एंड ही इज नॉट फुलफिलिंग हिज मैरिटल ऑब्लिगेशंस, नो, फॉर अ पीरियड मेंशन्ड इन दिस सेक्शन, तो फिर उसे डेजर्शन ही माना जाएगा। सो इफ द हस्बैंड हैज अबैंडन्ड हर एंड दैट टू विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, कोई जायज़ वजह नहीं थी, ना ही उसने वाइफ से कंसेंट लिया था, और अगेंस्ट हर विल, वाइफ नहीं चाहती थी फिर भी वो गया, ना ही उसने कंसेंट ली और कोई जायज़ वजह भी नहीं है, कोई रीजनेबल कॉज भी नहीं है, और वो उसे विलफुली निग्लेक्ट कर रहा है। निग्लेक्ट का मतलब है कि वो अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है। किस टाइप की मैरिटल ऑब्लिगेशन? कोहैबिटेशन की, कंसोर्टियम की, है ना। कोहैबिट नहीं कर रहा साथ में। तो अगर हस्बैंड लायबल है इन चीज़ों के लिए, तो फिर वाइफ अलग रह के मेंटेनेंस मांग सकती है। सेकेंड पॉइंट इज क्रूएल्टी बाय द हस्बैंड। तो जहां पे वाइफ ये प्रूव करती है कि हस्बैंड उसे क्रूएल्टी के साथ ट्रीट कर रहा है, वो क्रूएल्टी फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। फिजिकल क्रूएल्टी इज दैट हस्बैंड उस पर वायलेंस कर रहा है। मेंटल क्रूएल्टी कैन बी बाय एनी कंडक्ट ऑफ द हस्बैंड, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रहा है, इनडिफरेंट एटीट्यूड है, बहुत कोल्ड हॉस्टाइल सा एटीट्यूड है ना। तो दीज ऑल थिंग्स कैन ऑल्सो कॉज मेंटल क्रूएल्टी। और क्रूएल्टी ऐसा होना चाहिए दैट अ रीजनेबल एप्रीहेंशन इज देयर इन हर माइंड कि इट विल बी हार्मफुल फॉर मी, इट विल बी इंजूरियस टू लिव विद द हस्बैंड। हार्मफुल और इंजूरियस ये होगा क्योंकि मुझे फिजिकली और मेंटली अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अगर पहले हस्बैंड लेप्रेसी से सफ़र कर रहे थे तो भी ये एक वैलिड ग्राउंड था वाइफ के पास टू लिव सेपरेटली एंड क्लेम मेंटेनेंस, बट
दिस लेप्रेसी ग्राउंड अब ये रिमूव हो चुका है बाय द पर्सनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। सो ये ग्राउंड अब खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है कि वाइफ तब भी हस्बैंड से मांग सकती है ना, सेपरेट रेसिडेंस और मेंटेनेंस, अगर हस्बैंड की कोई अदर वाइफ लिविंग है तो ये वाली वाइफ मेंटेनेंस मांग सकती हैं या ये भी मांग सकती है ना, अगर दूसरी वाइफ लिविंग है। मान लो ये फर्स्ट वाइफ है और मान लो ये सेकंड वाइफ है, तो क्वेश्चन आपका राइज हो रहा होगा ना कि कौन सी वाइफ मांग सकती है, क्योंकि सेकंड वाइफ है तो ये भी देखना पड़ेगा कि 1956 से पहले की शादी हुई है या बाद की शादी हुई है, क्योंकि 1956 से पहले पॉलीगैमी वॉज अलाउड इन हिंदूज। सो एक तरीके से ये भी वैलिड वाइफ हो जाएंगी। बट 1956 के बाद मोनोगैमी हैज़ बीन मेड अ रूल इन सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो बेसिकली ये एक वैलिड मैरिज नहीं होगा, है ना। तो फर्स्ट वाइफ तो मांग ही सकती है, लेकिन डाउट तो इसमें आता है ना कि क्या सेकेंड वाइफ मांग सकती है, नहीं मांग सकती है। सो नाउ लेट्स लुक इनटू इट। अब देखो इस बात पे ना बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं कि एनी अदर वाइफ लिविंग का क्या मतलब होगा। क्या एनी अदर वाइफ लिविंग से हम ये समझ सकते हैं कि सेकेंड वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से मांग सकती हैं कि तुम मुझे मेंटेनेंस दो बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ फर्स्ट वाइफ लिविंग। तो क्या ये सेकेंड वाइफ मांग सकती है कि नहीं मांग सकती हैं पर्सनल लॉज के अंदर। अब बहुत सारी हाई कोर्ट से अलग अलग जजमेंट्स थी। देखो मद्रास और कैलकाटा हाई कोर्ट ये बोलता था कि एनी अदर वाइफ लिविंग से हमारा मतलब है वो वाइफ जिनकी शादी हुई थी बिफोर द एक्ट केम इनटू ऑपरेशन। तो जब ये 1956 के एक्ट आने से पहले जिस लोगों की 2 या 2 से ज़्यादा शादियां हो चुकी थी, चूंकि उस वक्त पॉलीगैमी अलाउड था, तो वो सारी वाइफ ही बस क्लेम कर सकती हैं। ऐसा मद्रास और कैलकाटा हाईकोर्ट का कहना था। लेकिन आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट्स ने क्या बोला, इन लोगों ने बोला कि सेकेंड वाइफ चाहे कोई भी हो, उनकी शादी 1956 से पहले हुई हो या फिर 1956 से बाद हुई हो, वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। देख रहे हो ना, यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्टिंग जुडिशियल ओपिनियन है। अब इसी को पढ़ लेते हैं ना। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो केस है, दिस इज लक्ष्मी बाई वर्सेस अयोध्या प्रकाश, एंड बॉम्बे हाईकोर्ट का केस इज कृष्णा व्यास वर्सेस रीना। ओके, इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था कि 24 और 25, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, इसमें दोनों ही वाइफ और हस्बैंड मांग सकते हैं, है ना। तो यहां पे बोला गया कि आप स्ट्रिक्ट लिटरल इंटरप्रिटेशन वाइफ वर्ड को मत दो, क्योंकि अगर आप स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करोगे तो स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करने का मतलब है कि बस एक लीगली मैरिड वाइफ ही मांग सकती हैं। तो यहाँ पे वो बोला गया कि द वर्ड वाइफ एंड हस्बैंड कैन नॉट बी गिवन अ स्ट्रिक्ट लिटरल इंटरप्रिटेशन, और इसीलिए वो बस लीगली मैरिड वाइफ और हस्बैंड को इंक्लूड नहीं करता है। ओके, तो भले ही वो वॉइड शादी हो, है ना, बाइगैमस मैरिज है, वॉइड मैरिज है, तो जो दूसरी वाइफ है जिसकी ये शादी वॉइड है, क्योंकि दूसरी शादी तो वॉइड ही होगी ना, लेकिन सेरेमनीज ऑफ मैरिज तो वो परफॉर्म किया है ना उसने। देखो वैलिड शादी नहीं है लेकिन वॉइड शादी तो है ना, सेरेमनीज तो परफॉर्म किए ना। फॉर एग्जाम्पल हिंदू है तो सप्तपदी तो किया होगा ना। तो अगर सेरेमनीज किया है और वो वाइफ है, भले ही बाइगैमस मैरिज की वाइफ क्यों ना हो, भले ही वो मैरिज वॉइड क्यों ना हो, स्टिल शी कैन क्लेम मेंटेनेंस, स्टिल द सेकेंड वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना इस चीज को और क्लैरिफाई कर दिया। एक केस है रमेश चंद दगा वर्सेस रामेश्वरी दगा का, इट इज अ 2004 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। इसमें सेक्शन 25 को लेकर जजमेंट आया था हिंदू मैरिज एक्ट की।
कि 25 जो है ना, 25 के अंदर मैंने बताया ना, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही परमानेंट एलिमनी मांग सकते हैं, जो भी अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो हस्बैंड और वाइफ में कोई भी डिक्री पास हो तो वो मांग सकते हैं, और कोई भी डिक्री पास हो का मतलब है इवन दो वो वॉइड मैरिज की ही डिक्री ना क्यों ना हो, जहां पे आप अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर रहे हो, स्टिल द स्पाउस विल बी इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। बट सेक्शन, देखो अब ये बात तो सेक्शन 25 को लेकर है, तो इवन दो हिंदू मैरिज एक्ट प्रोहिबिट करता है सेकेंड मैरिज, कहां पे प्रोहिबिट करता है, सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में, लेकिन इस केस ने क्लियर कर दिया ना कि दो प्रोहिबिटेड है, फिर भी नलिटी की ही डिक्री क्यों ना लेने जा रहे हो, फिर भी मेंटेनेंस ले सकते हो। बट सेक्शन 18 डज नॉट क्लियरली स्टेट कि लीगली मैरिड वाइफ ही ले सकती हैं। देखो सेक्शन 18 में क्या ये क्लियरली बताया हुआ है कि वाइफ का मतलब बस लीगली मैरिड वाइफ है? अगर लेजिस्लेटिव इंटेंट होता कि बस लीगली मैरिड वाइफ को ही मेंटेनेंस देना है, तो वहां पे क्लियरली लिख दिया होता ना, बट ऐसा नहीं लिखा है। हेंस हम खुद से मान के नहीं चल सकते, हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं देंगे, बिकॉज इट इज अ बेनिफिशियल प्रोविजन। तो इसीलिए हम वाइफ टर्म में we will also say that second wife is also included and she can also file for maintenance. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है जहाँ पे वाइफ सेपरेट रह सकती हो, मेंटेनेंस मांग सकती हैं। When the husband is keeping a concubine, है ना, कॉन्क्यूबाइन रख रहा है या कॉन्क्यूबाइन उसके साथ सेम हाउस में रह रही है। फर्स्ट पॉइंट का मतलब है कॉन्क्यूबाइन वो कहीं भी रख रहा है, नॉट नेसेसरीली इन द सेम हाउस। सेकेंड पॉइंट सेज कॉन्क्यूबाइन को वो सेम हाउस में रख रहा है जिस हाउस में हर लीगली मैरिड वाइफ लिव्स। व्हाट इज अ कॉन्क्यूबाइन? अ कॉन्क्यूबाइन इज एनी वुमेन हु इज इन परमानेंट एंड एक्सक्लूसिव कीपिंग ऑफ अ मैन। तो एक या दो बार जिसको पैसों के लिए रख रहा है फॉर सेक्सुअल पर्पसेस, दैट पर्सन कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ कॉन्क्यूबाइन। कॉन्क्यूबाइन मीन्स वन हु इज परमानेंट एंड इन एक्सक्लूसिव कीपिंग। ठीक है, देखो अब जहां हस्बैंड कन्वर्ट हो गया है, सीज टू बी ए हिंदू, ओके, सो इफ ही अबैंडन्स हिंदुइज्म एंड कन्वर्ट्स टू एनी अदर रिलीजन, वहां भी वाइफ सेपरेट रेसिडेंस और मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। एंड दिस क्लॉज जी इज अ रेसिड्यूरी ग्राउंड, एनी अदर जस्टिफाइबल ग्राउंड। देखो अब एग्जॉस्टिव तो नहीं कर सकते ना, तो एक रेसिड्यूरल ग्राउंड क्रिएट कर दिया गया और कोर्ट को एम्पावर कर दिया गया कि वाइफ को आप मेंटेनेंस दे सकते हो, इवन दो जो हमने ए से लेकर अभी सारे पॉइंट्स पढ़े उसमें उसका केसेस नहीं कवर हो पा रहा है। ऑब्वियसली कीपिंग इन माइंड द कंडक्ट ऑफ द हस्बैंड। मान लो हस्बैंड बहुत क्रूएल है, क्रुएल्टी ये सारी चीज़ें वहाँ पे है, बट कुछ अदर चीज़ें होंगी जहाँ पे वाइफ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपने हस्बैंड के पास नहीं रह पा रही है, एनी जस्टिफाइबल ग्राउंड इट कैन बी, सो वहाँ पर भी द वाइफ कैन क्लेम सेपरेट रेसिडेंस एंड मेंटेनेंस। अब हम देखते हैं कि कब वाइफ नहीं क्लेम कर सकती है, नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस और सेपरेट रेसिडेंस। दो पॉइंट्स हैं, या तो वाइफ खुद ही कन्वर्ट हो गई हो, मतलब वाइफ ने हिंदुइज्म फोरफीट कर दिए है और किसी अदर रिलीजन में कन्वर्ट हो गई है, तो हिंदू पर्सनल लॉज उनको क्यों मेंटेनेंस देगा, तो वो मेंटेनेंस के लिए नहीं इंटाइटल्ड है अंडर सेक्शन 18। जहां वाइफ अनचेस्ट हो गई हो, शी इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आउटसाइड द वेडलॉक, ओके, सो यहां पे भी उनका ऐसा कंडक्ट है, इट इज अ वेरी बैड कंडक्ट, सो यहां पे भी शी वोंट बी इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। सो 18 क्लॉज 3 क्या बोलता है, शी विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस इफ शी इज अनचेस्ट और गिल्टी ऑफ परसिस्टेंट अडल्ट्रस कंडक्ट। ठीक है, तो ये दोनों ग्राउंड्स हैं जहां पे वाइफ को नहीं मिलेगा। अब देखो वाइफ को मेंटेनेंस 125 में भी मिलता है, व्हेन द वाइफ इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ
और हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन्स है, स्टिल ही इज रिफ्यूजिंग और निग्लेक्टिंग टू मेंटेन द वाइफ। 125 को मैंने डिटेल में कवर कर लिया है अपने एक वीडियो में। द लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से चेक कर लो, बिकॉज वहाँ पे बहुत इन डेप्थ मैंने कवर किया है वाइफ की मेंटेनेंस को लेकर अंडर 125। वैसे 125 का मैं एक यहाँ पे एक केस भी ले आई हूँ, भुवन मोहन सिंह वर्सेस मीना। इट इज सेड कि 125 CRPC में जो स्पीडी रेमेडी मिलती है ना मेंटेनेंस की, इट इज देयर टू डू अवे विद द एगनी, फाइनेंशियल स्टेटस, वेग्रेंसी। ओके, सो वाइफ को उतनी ही मेंटेनेंस दी जाएगी जितना कि वो जो स्टेटस एंजॉय कर रही थी व्हेन शी लिव्ड इन द हाउस ऑफ द हस्बैंड। ओके, सो यहाँ पे जो स्टेटस होता है ना हस्बैंड का, और वो किस मैनर में मेंटेन कर रहा है, वो बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाती है डिसाइड करने में क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस। अब देखो यहाँ पे है, अगर 125 में वाइफ मेंटेनेंस ले रही है तो वो सेक्शन 20 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी ले सकती है। दोनों ही इंडिपेंडेंट रेमेडीज हैं और कॉन्करेंट रेमेडीज हैं, दोनों के ही ग्राउंड्स अलग है। सेक्शन 25 में द हस्बैंड इज रिफ्यूजिंग टू मेंटेन, जबकि 20 DVA में वहाँ पे उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो उस चीज़ के लिए उसको मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस दी जा रही है फॉर द इंजरी। सो ग्राउंड्स अलग है, सो ये दोनों में आप कॉन्करेंटली भी क्लेम कर सकते हो। और 20 DVA में इट इज़ कंपल्सरी टू गिव कॉम्पनसेशन एंड मेंटेनेंस, क्योंकि वहाँ पे वर्ड अनेबल टू मेंटेन नहीं लिखा जो 125 में लिखा है। ओके, ये पढ़ लेना आप अच्छे से। अब हम देखते हैं कि ये तीनों ही सेक्शंस जो हमने पहले कवर करा रखा है मैंने आपको 24, 25, 18 और 125 में डिफरेंस क्या है। सेक्शन 18 और 125 ओनली वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस, है ना। इन दोनों ही सेक्शंस में वाइफ बस मांग सकती है, जबकि 24 और 25 हम HMA में मैंने आपको क्या बताया, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही मांग सकते हैं, आइदर स्पाउसेस कैन क्लेम। हामा में ओनली ए लीगली वेडेड वाइफ, जबकि 25 में वाइफ इंक्लूड्स वाइफ ऑफ वॉइड मैरिजेस ऑल्सो। 18 हामा में आप कब तक मांगोगे मेंटेनेंस, जब तक मैरिज सबसिस्ट कर रही है। 125 में कब मांग सकते हो, जब मैरिज सबसिस्ट कर रही है और मैरिज के डिसोल्यूशन के बाद भी, मतलब अगर आपका डिवोर्स हो गया है तो भी आप मांग सकते हो जब तक कि दूसरी शादी नहीं हो जाती। और 25 में कब मांगोगे हिंदू मैरिज एक्ट के, जब आपकी डिसोल्यूशन हो गई है मैरिज की। ओके, मेंटेनेंस 25 में तब नहीं मिलता है जब मैरिज सबसिस्ट कर रही हो। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। अब एक देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीसेंट केस लॉ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, नागेंद्रप्पा नाटेकर वर्सेस निलम्मा का। इसमें मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि हुआ क्या। यहाँ पर वाइफ हस्बैंड के साथ एक कॉम्प्रोमाइज एंटर कर लेती है ऑर्डर 23 रूल 3 में, और एक कंसोलिडेटेड अमाउंट मांग लेती है टुवर्ड्स परमानेंट एलिमनी, और ये बोलती है कि मैं फ्यूचर में कभी भी मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं करूँगी अगर तुम मुझे इतना अमाउंट दे दोगे एलिमनी का। हस्बैंड उसे दे देता है। फिर भी कुछ दिनों बाद वाइफ मेंटेनेंस क्लेम करती है अंडर सेक्शन 18 ऑफ हामा। अब इशू ये है कि जब एक बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो क्या दूसरी बार फिर से वो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डाल सकती हैं सेक्शन 18 में या नहीं डाल सकती हैं। तो कोर्ट ने बोला कि जो सेक्शन 18 में वो एप्लीकेशन डाल सकती हैं। आइए समझते हैं इसके रीजनिंग को। कोर्ट ने बोला कि हम समझते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है बिटवीन द पार्टीज, है ना। पहली वाली जो प्रोसीडिंग्स थी 125 में चल रही थी जहाँ पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था। तो कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि 125 है वो बस एक स्पीडी और समरी रेमेडी प्रोवाइड करता है वाइफ को, जो खुद को और बच्चों को मेंटेन नहीं कर पा रही है ना। तो ये समरी रेमेडी है, ये फुल और फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं करती है स्टेटस का और राइट्स का। वो फुल और फाइनल डिटर्मिनेशन सिविल कोर्ट्स करेंगी,
125 के अंदर नहीं होता। 125 में स्पीडी रेमेडी दी जाती है फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग डेस्टिट्यूशन वेग्रेंसी। तो फुल एंड फाइनल डिटर्मिनेशन स्टेटस का सिविल प्रोसीडिंग्स में होता है ना। सो भले ही 125 में कॉम्प्रोमाइज हो गया है, वो फिर से फाइल कर सकती हैं। इसका दूसरा पॉइंट ये जो हमें सपोर्ट कर रहा है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप 23 देखोगे ना, कॉम्प्रोमाइज इज अ सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट, यू नो। सो 23 जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का देखोगे, उसमें ये बोला है कि कोई भी ऐसा अग्रीमेंट विच इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये अग्रीमेंट भी क्या है, ये अग्रीमेंट वॉइड होगा। 23 के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अग्रीमेंट, ऐसी अग्रीमेंट्स वॉइड हो जाती हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो ये भी वॉइड हो जाएगा बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, बिकॉज लॉ बोल रहा है कि आप मेंटेनेंस ले सकते हो। लॉ बोल रहा है कि सर्कमस्टांसेस चेंज हुए तो आप ऑल्ट्रेशन रिसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो फिर से मेंटेनेंस के लिए। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज करके इस राइट को डिफीट करना चाहोगे, सो दिस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, दिस इज अनलॉफुल, दिस इज वॉइड एज पर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना। तो इसीलिए 125 का कॉम्प्रोमाइज फोरक्लोज नहीं कर देगा रेमेडी जो वाइफ के पास अवेलेबल है अंडर सेक्शन 18 ऑफ हामा। ओके, so with this we have come to the end of our video. Thank you for watching my video. Thanks everybody.